नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अब तक मोदी राहुल गांधी की खटाखट राजनीति का ही जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे और अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सफाचट होने की बात कहकर बीजेपी को और त्रस्त कर दिया है, परेशान कर दिया है। और वो भी तब जबकि छठवें दौर की वोटिंग शुरू होने में अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। जी हां, अब से कुछ ही घंटों बाद लोकसभा चुनाव के छठवें दौर की वोटिंग शुरू हो जाएगी। 8 राज्यों की 58 सीटों पर इस बार वोट पड़ेंगे, जिसमें दिल्ली और हरियाणा की सारी सीटें हैं। दिल्ली की 7 और हरियाणा की 10 की 10 सीटें, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4 और ओडिशा की 6 सीटें और जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी की 1 सीट पर मतदान होगा। और इस बार कुछ अहम चेहरे भी मैदान में हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं मैदान में, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, राव इंद्रजीत हैं और कृष्ण पाल गुर्जर हैं, मेनका गांधी हैं, अभिनेता से नेता बने, राजनेता बने राज बब्बर हैं, मनोज तिवारी अभिनेता से नेता बने हुए, और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और दिनेश कुमार यादव निरहुआ जैसे नामों पर सबकी निगाहें टिकी हुई रहेंगी। और इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ उतरने से बीजेपी का खेल बिगड़ा हुआ है, तो वहीं उधर हरियाणा में किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के मुद्दे के साथ अग्निवीर पर बीजेपी घिर चुकी है। यानी कि एक नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग मसले जो हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जातीय समीकरण के कारण भी बीजेपी की हालत खराब है। ऊपर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाई हुई है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में कल सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली नगर और भदोही में चुनाव हैं। झारखंड की 4 सीटों पे चुनाव है, जिसमें धनबाद है, गिरिडीह है, रांची है और जमशेदपुर है। इन चारों सीटों पे चुनाव है। और यहां हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने के कारण बीजेपी के सामने बड़ा खतरा है। आज झारखंड में ही देवघर आप जानते हैं एक पवित्र शहर है और बाबा बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। और यहां पर देवघर में मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और चंपाई सोरेन गोड्डा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव के प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। तेजस्वी यादव की कमर में दर्द है, आप जानते हैं, काफी दर्द है। फिर भी तेजस्वी यादव बिहार नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे और यहां उन्होंने बीजेपी के सफाचट होने की भविष्यवाणी कर दी। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, आइए पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। हम आप लोगों से कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था जब जय हिंद फौज बनाया था, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम मोहनपुर की जनता से कहना चाहते हैं, तुम हमें वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये नौकरी ट्रेंड करेगा, नफरत ट्रेंड करने वाला नहीं है। इसलिए मिजाज क्या है, टनाटन टनाटन टनाटन। दीदी महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपए आएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। नौजवानों को नौकरी मिलेगा, फटाफट फटाफट फटाफट। अब भाजपा हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। तो ये खटाखट राजनीति आप सब जानते हैं दोस्तों। जो शुरुआत की थी राहुल गांधी ने, उसे आगे बढ़ाते हुए यहां तेजस्वी यादव खटाखट ठकाठक सफाचट तक पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव। और वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बता दिया कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो मोदी से क्या डरेंगे। जरा सुन लेते हैं यहां क्या कुछ कह रहे हैं इसी मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे, सुनिए। राहुल गांधी जैसा भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, और इस धरती से भी वो मणिपुर से महाराष्ट्र तक चले, ये सब आपको मालूम है। हम लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं। कितने लोगों को ये जेल में डालते देखेंगे आज के दिन में। अरे ऐसे ब्रिटिश सरकार को हम नहीं डरे, ये मोदी को डरेंगे।
डरेंगे मोदी को, क्योंकि आप मजबूत हो, डरेंगे नहीं। और ये बार बार डराने की बात करते हैं। तो हम ब्रिटिश सरकार से नहीं डरे तो क्या नरेंद्र मोदी से डरेंगे, ये कह रहे हैं यहां कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल इंडिया गठबंधन के इस न झुकने और न डरने वाले तेवर ने अब बीजेपी की चुनावी चाल को रोक दिया है। बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर किस तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं को दबाए या झुकाए। एक नहीं बल्कि सारे के सारे नेता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और इसी से बीजेपी सकपकाई हुई है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या अब बीजेपी के सफाचट होने के दिन करीब आ गए हैं। आखिरी दौर में क्यों होने लगी है आखिर बीजेपी की हार की भविष्यवाणी, यह समझेंगे। आप जानते हैं कि अब 2 और उसमें भी आखिरी यानी कि सेकेंड लास्ट छठवां दौर, छठवां फेज या छठवां चरण वो कल है, कुछ घंटों बाद। इसके बाद 1 तारीख को 7वां और इसके बाद फिर क्या सफाचट की राजनीति शुरू होगी। लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहले से लगी हुई थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और उस याचिका में डिमांड यह की गई थी एडीआर की तरफ से, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से, और यह कहा गया था कि 17C जो फॉर्म 17C है, यह फॉर्म 17C होता क्या है आपको बता दूं। इस 17C में जितने लोगों ने फाइनल 7 बजे जब पूरा का पूरा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होती है और उस समय तक जितने लोगों ने मतदान किया है, यानी कि लास्ट वोटर तक, टोटल वोटर जितने भी होते हैं, हर बूथ वाइज वो उस पर भरा जाता है, लिखा जाता है उस फॉर्म में। और लेकिन इसी फॉर्म 17C को इधर डिमांड यह किया गया है कि इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और मगर उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को जो हलफनामा 2 दिन पहले दिया, उस हलफनामे में उन्होंने कहा है कि यह अगर हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे तो इसमें छेड़छाड़ होने की गुंजाइश है। हालांकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब समर वेकेशन का समय है और वेकेशन कोर्ट ने आज इस पर आगे सुनवाई से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि इस पर करेंगे सुनवाई, इसको खारिज नहीं किया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि यह चुनाव की ऑनगोइंग प्रक्रिया है और इसको अभी रहने देते हैं, आगे इसमें एक जो संवैधानिक पीठ है इस पर यह सुनवाई करेगी। यानी यह मामला अभी खुला हुआ है, लेकिन उससे पहले 4 जून सामने है और 4 जून को रिजल्ट क्या कुछ होने जा रहा है। क्या बीजेपी की हार की भविष्यवाणियां जो हो रही हैं वो सच होने वाली हैं या यहां से बीजेपी फिर से तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रही है। लेकिन तमाम नेता इंडिया गठबंधन के तो यही कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी जो है वो इस बार बाहर हो रही है, आउट हो रही है। ये सारी बातें और उसके साथ साथ ये खटाखट, ठकाठक और सफाचट की जो राजनीति है ये क्या कुछ कहती है, ये सब कुछ हम समझेंगे। और इसको आगे बढ़ाने के लिए अब चलते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधा आना चाहता हूं पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, कैसे देखा जाए इसको, ये सफाचट की राजनीति और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा से तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, ये बात कितनी यहां पर फिट बैठती हुई दिखाई देती है और युवाओं को कितना यहां इंडिया गठबंधन अपनी तरफ अभी तक आकर्षित करते हुए दिखाई देता है, कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, इस बार के चुनाव का जो केंद्र बिंदु है वो राहुल गांधी ने एक आम फहम शब्दों को मुहावरे के रूप में इस्तेमाल करके जो उन्होंने खटाखट से शुरू किया था वो फटाफट तक पहुंच गया है। और ये बड़ी बात है कि देश की 3 बड़ी पार्टियों के 3 नेता यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अब तेजस्वी यादव लगातार एक ही तरह का मुहावरा रिपीट कर रहे हैं। ये हैमरिंग हो रही है एक तरह से मतदाता के मन में कि नौकरी मिलेगी फटाफट, बीजेपी और मोदी जी विदा होंगे खटाखट, सफाचट। ये जनता के बीच की बोली के शब्द हैं, जनता को अपील कर रहे हैं। लेकिन इसका मर्म कहां छुपा है वो देखिए। मर्म छुपा है नौकरियों। इस चुनाव का अगर कोई केंद्रीय मुद्दा है, केंद्रीय बिंदु है, तो वो देश की बेरोजगारी और महंगाई है। क्योंकि रोजगार का सवाल जब हल हो जाएगा तो महंगाई पर भी आदमी काबू कर सकता है। अगर उसके पास नौकरी होगी, रोजगार होगा,
तो थोड़ी महंगी चीजें भी खरीद पाएगा। तो इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने और उनके सब संगी साथियों ने देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी उस पर ध्यान लगाया और उस पर अब तक टिके हुए हैं। तेजस्वी बाकायदा आज की युवा पीढ़ी के शब्दों में बात कर रहे हैं। देखिए, हम सब लोग रोज देखते हैं, हम और आप, हम सब लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। ट्रेंडिंग का क्या महत्व है ये तेजस्वी यादव समझ रहे हैं, इसलिए वे कह रहे हैं नौकरी ट्रेंड करेगा, नफरत ट्रेंड नहीं करेगा। यानी आज की युवा पीढ़ी के भीतर का जो दर्द है वो ये नेता जानते हैं और उसी को एड्रेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं तो अवतारी पुरुष हूं, मुझे दैवी शक्तियां प्राप्त हैं, मुझे देवताओं ने, ईश्वर ने किसी विशेष काम के लिए भेजा है। और राजीव जी अब तो उन्होंने उससे भी आगे तक की बात कह दी है। उन्होंने कह दिया जब तक मैं 2047 तक लक्ष्य की पूर्ति न कर दूं, जिस लक्ष्य के लिए मुझे ईश्वर ने भेजा है वो पूरा न कर दूं, तब तक मुझे भगवान भी नहीं बुलाएगा। ये दुनिया में पहले व्यक्ति होंगे जो अपने जीवन का समापन या मृत्यु को भी निर्धारित कर रहे हैं। हमारे भारतीय वांग्मय में, हिंदू वांग्मय में, सनातन में, हिंदू माइथोलॉजी में राजीव जी सिर्फ 7 लोग अजर अमर माने गए। भगवान परशुराम, भगवान हनुमान जी महाराज, वेदव्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और एक आध नाम और अश्वत्थामा। इस तरह से ये 7 लोग हैं। मुझे लगता है कि कल के बाद जब से प्रधानमंत्री ने अपने अमरत्व की घोषणा कर दी है, 8वां नाम भी अजर अमर लोगों में शामिल कर लेना चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि 2047 में वे 97 साल के हो जाएंगे। उनकी अपनी पार्टी के बनाए नियम के मुताबिक, यद्यपि उस नियम को अमित शाह खारिज कर चुके हैं कि 75 साल का नियम कोई नियम नहीं है, फिर भी जब वे ऐसी बातें करते हैं राजीव जी, तब लगता है कि चुनाव का कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। देश जानना चाहता है कि अभी आप क्या करेंगे 2024 में। वे कह रहे हैं मुझे 2047 तक ईश्वर ने भेजा है और ईश्वर तब तक नहीं बुलाएगा जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर दूंगा। शिशुपाल सिंह शिशु की कविता की 2 पंक्तियां राजीव जी, ये जीवन कितना क्षण भंगुर है मोदी जी भूल जाते हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलियाचल की शुचि शीतल मंद समीर, कल प्रात को जाने चली न चली, रट ले हरि नाम अहो रसना, फिर अंत समय ये हिली न हिली। तो जीवन इतना क्षण भंगुर है, पर हमारे मोदी जी खुद को अवतार घोषित कर रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में आप समझ सकते हैं कि 5 चरणों के मतदान के बाद की जो हताशा है वो उनके बोल वचनों में सुनाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है। और दूसरी तरफ विपक्ष अपने मुद्दों पर अड़ा हुआ है। कल 6वें चरण के मतदान में दिल्ली में मतदान होना है जी, पंजाब और हरियाणा में होना है। वो चुनौती उनको दिखाई दे रही है कि यहां किस स्थिति में है। अरविंद केजरीवाल को नेस्तनाबूद करने की सारी कोशिशों के बावजूद विपक्ष जिस तरह से दिल्ली में एकजुट है, अभी तेजस्वी यादव की बातें मैं अभी देख रहा था, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के हैंडल्स पर चल रही हैं। बीवी श्रीनिवास ने तेजस्वी का ये डायलॉग साझा किया है। ये सारी जो एकजुट ताकत है, इसका मुकाबला नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे। मुझे एक बात और भी लग रही है, जब मोदी जी ने खुद को अवतार घोषित कर दिया है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है पार्टी के बड़े नेताओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। बहुत बड़े बड़े नेता उनको इस लड़ाई में साथ देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। कल के मतदान के बाद देखते हैं क्या होता है कि 7वें चरण से पहले मोदी जी अब इसके बाद खुद को अवतार घोषित करने के बाद और क्या कर सकते हैं, ये देखना बाकी रहेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और बायोलॉजिकल नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दैवीय अवतार हैं, ये बताने की कोशिश कल कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद से काफी चर्चा में है मोदी जी, क्योंकि वो अगर दैवीय अवतार हैं और तब तो अजर अमर हैं, जिसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। लेकिन इसकी पूरी हवा निकाल दी थी कल राहुल गांधी ने। आपको याद होगा राहुल गांधी ने जो बातें कही थी, जरा एक बार फिर से रख देता हूं आप लोगों के सामने। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। इधर अरविंद केजरीवाल इधर क्या तैयारियां कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने डीबी लाइव को इंटरव्यू दिया है और इसी चर्चा के बाद सीधे अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और 7 सीटें ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें कैसे लेकर आ रही है उसका राज भी बताएंगे अरविंद केजरीवाल। और यह भी बताएंगे कि जेल में आखिर उनके साथ क्या कुछ हुआ और नरेंद्र मोदी ने उन्हें
क्यों अनुभवी चोर कहा है, ये भी सुनेंगे, हम समझेंगे उनसे, अरविंद केजरीवाल से। लेकिन पहले राहुल गांधी को सुनते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को दैवीय अवतार कह रहे हैं तो राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी अनिल सिन्हा साहब। अनिल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सीधे चलते हैं, सुनते हैं राहुल गांधी। कल की बाइट है, कल का बयान है उनका, लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके एक एक शब्दों, एक एक बातों पर सीधा हमला करते हुए इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, कहीं भी मोदी जी अगर मुंह खोलते हैं तो इंडिया गठबंधन कितने सारे नेता जो हैं वो लपक लेते हैं, चुप करा देते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत अभी तक है। लेकिन क्या आखिरी दौर में आखिर क्यों होने लगी है बीजेपी की हार की भविष्यवाणी, ये सब समझेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। सुनते हैं पहले राहुल गांधी को, सुनिए। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। तो सुन रहे थे आप यहां सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर कैसे हमलावर थे राहुल गांधी। और परमात्मा ने अगर भेजा है आपको तो क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब की पोल खोलते हुए यहां राहुल गांधी कल दिल्ली के दिलशाद गार्डन में ये एक सभा को संबोधित करते हुए, अरविंद कन्हैया कुमार की सभा थी, वहीं से उधर ही उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और वहां एक सभा को संबोधित करते हुए इस सभा तक राहुल गांधी पहुंचे थे मेट्रो का सफर करके। मेट्रो में वो सफर करते हुए और वहां भी उन्होंने काफी लोगों से बातचीत की, कई लोगों ने सेल्फी खिंचाई। और इसी बीच पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया है और लिख रहे हैं पवन खेड़ा कि ये तो ना लॉजिकल है और ना ही बायोलॉजिकल है। चलिए ये, लेकिन लॉजिक क्या है ये समझिए, ये ना लॉजिकल है ना ही बायोलॉजिकल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमलावर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसी बातें क्यों करने लगे हैं ये आपको जानना होगा। इस बीच आप नीचे देख रहे होंगे केजरीवाल ने खोले हैं कई सारे राज। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डीबी लाइव को दिए हुए इंटरव्यू में अभी से थोड़ी देर बाद इसी कार्यक्रम में आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल का एक विस्फोटक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने इस चुनाव जेल की गाथा और उसके साथ साथ आगे क्या कुछ होने जा रहा है, 4 जून को सत्ता परिवर्तन क्या अच्छे से आराम से हो जाएगा, ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल बताते हुए नजर आएंगे। लेकिन आगे अब बढ़े और सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। लॉजिकल बायोलॉजिकल के बीच में ये 6वां दौर, और इस दौर से पहले लगातार चाहे चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, सुप्रीम कोर्ट से जितनी भी राहत मिल जाए, लेकिन जब जनता सड़कों पे है और ये बात लगातार सुनने में आ रही है, आप भी सड़कों पे और इधर उधर, और हम लोग महाराष्ट्र और अपनी टीम अलग अलग राज्यों में घूमती रही है, सब कुछ पता है कि चल क्या रहा है, आखिर मतदाताओं का मिजाज क्या कहता है। वैसे में आखिरी दौर में ये भविष्यवाणी कितनी जायज है? राजीव जी, कल बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है। मैं दिल्ली पे खास तौर से बात करना चाहता हूँ। दिल्ली का चुनाव वो होता है कि जो देश में हो रहा होता है वो दिल्ली में होता है।
या यो कहें कि जो दिल्ली में होता है वो बाकी देश में होता है। जब भी सरकार बदली है, दिल्ली की सारी सीटें उस तरफ गई हैं। 2004 और 2009 में वो अधिकांश सीटें, 7 की 7 सीटें, साथ में 6 सीटें यूपीए कांग्रेस के पास थी। और जब 2014-19 में बीजेपी की सरकार आई तो 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास है। उसके पहले भी ये ट्रेंड दिखाई देता है। तो दिल्ली देश के मिजाज का एक बैरोमीटर है, थर्मामीटर है। इसलिए दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और दिल्ली में बहुत बड़ा मिडिल क्लास रहता है, दिल्ली में मीडिया है, दिल्ली में पूरी राजनीतिक पार्टियों, सभी राजनीतिक पार्टियों के हेडक्वार्टर हैं, राजनीति का अखाड़ा है दिल्ली। और यहाँ पे यहाँ का हर व्यक्ति एक आप समझिए कि पूरी देश की राजनीति की जो है वो खबर रखता है। तो दिल्ली का चुनाव जो है वो बड़ा अहम होगा इस पड़ाव में। दूसरा, हरियाणा में भी देखिए स्थिति ये है कि बीजेपी के उम्मीदवार कई गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, प्रचार नहीं कर पा रहे। उनके गृह मंत्री को कहना पड़ा कि हाँ भाई, हमने गोली चलवाई थी, आंसू गैस चलवाए थे, लाठियाँ चलवाई थी, और माफ़ी मांगनी पड़ी उनको। तो ये सब स्थितियों के बीच में ये चुनाव कल का जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के चुनाव में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ राजीव जी। देखिए इस बार क्या तब्दीली आएगी। मैं दिल्ली की बहुत कुछ लोकसभा सीटों में जा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में तो अपना हम रहते ही हैं जी। तो दिल्ली में मुझे लगता है कि वोट शेयर जो बढ़ेगा, यानी जो मतदाता जो ज़्यादा निकलेंगे दिल्ली में। गर्मी बहुत है और कल का प्रेडिक्शन तो 45 डिग्री से भी ऊपर है, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली में मतदान का प्रतिशत मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। दूसरी बात राजीव जी ये है कि दिल्ली में एक नया पॉलिटिक्स हम देखेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पहली बार गठबंधन हुआ है। और मेरे ख्याल से अगर ये गठबंधन नहीं हुआ होता तो अरविंद केजरीवाल जेल भी नहीं जाते, संजय सिंह जेल नहीं जाते। ये गठबंधन की वजह से आम आदमी पार्टी के ऊपर काफी दबाव बनाने की कोशिश की गई, और वो वॉशिंग मशीन में उन्होंने जाने से मना कर दिया। वो वॉशिंग मशीन में चले गए होते तो ना अरविंद केजरीवाल जेल में जाते और ये गठबंधन भी ना होता। एक तब्दीली जो मैं देख रहा हूँ राजीव जी वो ये है कि दिल्ली में एक ट्रेंड रहा है पिछले 4 चुनाव में, यानी 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में, कि जो वोटर लोकसभा में बीजेपी को वोट देता है, लगभग वही वोटर विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट देता है। मैं पिछली बार का अगर आपको आंकड़ा दूं तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट मिले थे 56% और बीजेपी को वोट मिले थे 38%। लोकसभा में ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। लोकसभा में आम आदमी पार्टी को मिल गया 18% और बीजेपी को मिले 56%, 50% से ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो लोग विधानसभा से लोकसभा में बीजेपी को शिफ्ट होते थे, इस बार उतने शिफ्ट नहीं होंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन का असर भी मैदान पर दिखाई देगा। इस नए समीकरण के बीच में दिल्ली का चुनाव वाकई एक पहेली है, और ऐसा लग रहा है कि ये पहेली जो है वो कल यानी 4 तारीख को जब ये रिजल्ट आएंगे तो सामने आएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ नई कहानी दिल्ली गढ़ने जा रहा है जी इन संख्या के आधार पे। और जो मुझे लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे और वो बाहर आकर उनको मौका भी मिल गया प्रचार करने का, संजय सिंह भी बाहर आ गए, तो वो जो मौका मिला और वो बात अरविंद केजरीवाल मुद्दा बन गए, उसकी वजह से जो बीजेपी में विधानसभा लोकसभा में शिफ्ट होता था, हो सकता है कि बहुत से मतदाता वापस विधानसभा वाले बीजेपी में ना जाएं। ये तब्दीली अगर हो गई, और जो मुझे लग रहा है कि ऐसा ग्राउंड में कुछ संकेत ऐसे दिख रहे हैं, अगर ये तब्दीली हो गई तो दिल्ली में एक बार फिर इतिहास जो है वो रचा जाएगा, जो जिसके दिल्ली जानी जाती है।
एक बात चुनाव आयोग पर राजीव जी मैं कहना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में बात थी और मैंने इंटरव्यू किया है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस वाई कुरैशी का। वो जो बात कह रहे हैं वो बड़ी मतलब कॉमन सी बात है। वो कह रहे हैं कि आपको मतदाता की संख्या पहले मिलती है कि पहले परसेंट मिलता है। जाहिर सी बात है कि पहले मतदाता की संख्या मिलती है, उसके बाद ही आप परसेंट निकालते हो। तो जब आपको मतदाता की संख्या है तो उसको बताने में क्या हर्ज है, पहली बात। दूसरी, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें इतना टाइम क्यों लगता है। और आप देखिए कि जो बातें आ रही हैं, मतलब एक फिगर मैं आपको देता हूं और जो चिंताजनक बातें हैं कि पहला चरण, मैं जरा डेटा रखता हूं आपके सामने। पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ, वोटिंग के दिन 60% वोटिंग चुनाव आयोग ने बताई। 30 अप्रैल को बढ़ के 66% हो गई। दूसरा चरण 26 अप्रैल को वोटिंग हुई, चुनाव आयोग के ऐप में आया 61%। 30 अप्रैल को फाइनल डेटा आता 66.7%। तीसरे चरण में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी होती है। चौथे चरण जो अब हो गया उसमें भी देखिए कि 13 मई को हुआ और 13 मई के बाद जो चुनाव हुआ 64% फिगर आई और 69% आ गया। पांचवें चरण में 2% फिर बढ़ा। यानी जो 7%, 6% फाइनल डेटा बढ़ रहा है 3-3 चरणों में, ये करेंगे इस जी। तरीके का ट्रेंड बड़ा चौंकाने वाला है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कुछ नहीं किया, लेकिन जनता के बीच में ये डिबेट है राजीव। बिल्कुल और इन सब पे बात करेंगे प्रशांत जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन सब पे जनता के बीच में ये डिबेट है और कैसे इस पे चर्चा लगातार हो भी रही है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें दौर में कैसे चुनाव दर चुनाव वोटों के प्रतिशत की बात और उसमें बढ़ोतरी आखिर क्यों हो रही है। प्रशांत टंडन जी ने एस वाई कुरैशी जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, और उनका इंटरव्यू आज ही उनका इंटरव्यू भी हमने लाइव किया था। उसको आप हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं। बहुत सारे राज उन्होंने भी खोले हैं, उसको जरूर देखिएगा। और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि उस लिंक को कमेंट बॉक्स में अभी थोड़ी देर में डाल दे, ताकि आप अगर देखना चाहें तो उसे वहां से देख सकते हैं। और एक और भी सुनील शुक्ला जी और प्रशांत टंडन जी का पॉडकास्ट भी आप लोग देखिए, वो भी आने वाले समय में क्या कुछ होने जा रहा है वो भी आज ही हमने लाइव किया था। सुनील शुक्ला जी सौभाग्य से हमारे दफ्तर आए हुए थे तो उसका लाभ हम लोगों ने उठा लिया और सुनील शुक्ला जी के विचारों को पॉडकास्ट के जरिए हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, वो भी आप देखिए। तो ये दोनों शानदार प्रोग्राम अभी थोड़ी देर पहले ही हमने रिकॉर्ड लाइव किया है। और तीसरा प्रोग्राम जो आप नीचे देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू, इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद आप तक हम पहुंचाएंगे। आना चाहता हूं सुनील जी आपके पास ही। और सुनील जी, जो बातें यहां हम कर रहे हैं, इन बातों में जो टेक्निकल चीजें हैं, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, उसको थोड़ा सा किनारे रख के और जरा आपसे समझूं कि क्या होने जा रहा है 4 तारीख को, और जो भविष्यवाणियां हो रही हैं बीजेपी की हार की। अब तो उधर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि अब अकेले अपने दम पर कांग्रेस 272 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये छोटी मोटी बात नहीं कह रहे, पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने 272 अकेले कांग्रेस के पार करने का दावा कर दिया है। उधर उनसे एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया कि 300 से ज्यादा की सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन को। अभी तक एनडीए और बीजेपी की बात होती थी, लेकिन अब जीत और कितनी सीटों से जीत रहे हैं इसका जिक्र होने लगा है। यानी यहां पर सब कुछ इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या धरातल पर क्या कुछ चल रहा है? आप भी लगातार घूम रहे हैं, जरा आपसे भी समझूं। सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। ये जब चुनाव की शुरुआत हुई या चुनाव के लिए हुआ कि अब देश आम चुनाव के लिए जाने वाला है, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सत्तारूढ़ दल के लोगों ने यह माहौल बनाने का प्रयास किया कि विपक्ष में एकता नहीं है और विपक्ष के पास चुनाव लड़ने का मुद्दा नहीं है। इंडिया गठबंधन के बनने में भी तमाम तरह के रोड़े आए, अवरोध आए, और शुरुआत में लगा कि संभवतः यह जो विपक्षी एकता है वो हो नहीं पाएगा।
नीतीश कुमार जी के इस इंडिया दल समूह से अलग हो जाने के बाद ये माहौल और तेजी से बनने लगा और सत्तारूढ़ दल ने इसको बहुत तेजी से लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश की कि न तो इनमें एकता है, न तो इनमें विचार है, न तो इनमें सरकार से लड़ने की क्षमता है। इसके अलावा अन्य जैसे अरविंद केजरीवाल जी, टीएमसी और अन्य छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं उनको लेकर के तमाम तरह की बातें कहनी शुरू की लोगों ने कि डीएमके जो सनातन के खिलाफ है वो कैसे कांग्रेस के साथ आ सकती है या कांग्रेस का उनका साथ कैसे हो सकता है। ये तमाम तरह के अविश्वास और का माहौल बनाने का प्रयास किया सत्तारूढ़ दल ने, लेकिन बड़ी कामयाबी के साथ कांग्रेस ने सभी विपक्षी दलों को अपने साथ जोड़ा और उसके बीच में राहुल गांधी को बना के रखा। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा, अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो जन विश्वास हासिल किया और जनता से जुड़े हुए जो सवाल लेकर के लोगों के बीच में गए, उसने पूरी की पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल दी। ये लगने लगा कि एक तरफ तो विपक्ष है जो केवल जनता से जुड़े हुए सवालों की बात करता है, दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल है जो जनता के बीच से उठे हुए सवालों के समाधान करने के बजाय भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहता है। वह अपने 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा भी नहीं रखना चाहता, लोगों के बीच से उठे हुए सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, जो विसंगतियां हैं उसके गवर्नेंस की उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, गोया कि किसी ऐसे विषय बात नहीं करना चाहता है जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। इस क्रम में यह माहौल बदलता चला गया। चाहे पहले चरण के चुनाव में भी यह स्थिति बनी और आज 6वें चरण में आते आते लगभग तस्वीर साफ हो गई। एक सबसे बड़ा कारण ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चुनाव होने पर किसी भी दौर में जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है या उसके लोग ज्यादा संख्या में जीत करके आए हैं, ये चुनाव उतना शांत कभी नहीं रहा। चाहे वो 1991 का चुनाव हो, चाहे 1996 का चुनाव हो, 98 हो, 99 हो, 2014 हो, चाहे 2019 हो, लेकिन देश के किसी भी चरण में अब तक 5 चरण हो चुके हैं, सबने यह कहा कि ये चुनाव साइलेंट है, मतदाता बोल नहीं रहा है और किसी भी तरह की कोई लहर किसी के पक्ष में नहीं जी। यह लहर का ना होना, ये बात ये जो है यह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया। ये लोगों को लगने लगा कि जनता, आम व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वह इतना शांत नहीं रह सकता, वो चुपचाप जाकर के मतदान करके चला जाए, यह संभव नहीं है। ये धीरे धीरे हर जगह स्थितियां बनती चली गई। दूसरी तरफ अब जिन राज्यों के 6ठे, 5वें, 6ठे, 7वें चरण में जिन राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबके सामने तथ्य सामने है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं मिली जिसकी वह परिकल्पना करती थी। वो उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में, चाहे पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो, चाहे बिहार के विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रहा हो, यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अंततः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि सरकार बनने बिगड़ने या राजनीतिक दलों के चुनाव में जीतने और हारने के ही आधार पर उनके जन समर्थन का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा और न केवल अपने मत प्रतिशत बढ़ाए बल्कि उन इलाकों में जीत दर्ज की जहां 2017 के चुनाव में पूरी तरह से उसका सफाया हो गया था। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी उसकी स्थिति वो नहीं रह गई थी और लेकिन 2022 का चुनाव जब आया तो समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाई, अपनी उपस्थिति दर्ज की, अपना जन समर्थन हासिल किया। तो जो 2022 के चुनाव से या 2021 के विधानसभा के चुनाव के पश्चिम बंगाल से जो माहौल बनना शुरू हुआ वो आज अब लोगों के बीच में दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चलती चली गई और उनके लोग प्रचार करने के लिए तैयार नहीं। आज स्थिति क्या है? आप उत्तर प्रदेश को ही आप देखिए। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां हार जीत का फैसला बहुत कम मतों से हुआ, 1% से भी कम मत से हुआ और उन जिलों में, उन संसदीय क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। इसका क्या संकेत है? यह संकेत है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को लेकर के असंतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी राजनीतिक निर्णयों में अपने आत्मविश्वास की कमी को उजागर किया। जो पार्टी विभिन्न राज्यों में, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में और बिहार जैसे राज्य में भी
अपने उम्मीदवारों को बदलने में कोई संकोच नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया, बल्कि अधिकांश अपने पुराने उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा। और जिन प्रत्याशियों की टिकट काटे वह दूसरे दल से चुनाव मैदान में उतर गए। दूसरे दल मतलब जो लड़ते हुए दल हैं, जैसे भदोही में उन्होंने अपने सांसद का टिकट काट दिया रमेश बिंद का। रमेश बिंद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मैदान में उतर गए। उन्होंने लालगंज के अपने सांसद का टिकट काटा, वो सांसद बीएसपी में शामिल हो गई और बीएसपी से वहाँ वो उम्मीदवार हो गए। पार्टी को ने अपना उम्मीदवार बदला। 2019 में जिसको जो जीती थी उनके बदले पे 2014 में जो वहाँ के सांसद रही उनको मैदान में उतार दिया लालगंज से। मतलब इस तरह के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों को विद्रोह की स्थिति सामने, ये जौनपुर में दिखाई पड़ा। तो इसी इलाके में इसी चरण में 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसका गठबंधन था। विधानसभा चुनाव के दौरान ये ऐसे इलाके हैं जहाँ समाजवादी पार्टी ने मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज की। कई इलाकों में, कई जिलों में सबके सब सीटें जीती, जिसमें आजमगढ़ शामिल है, गाजीपुर शामिल है, कौशाम्बी शामिल है, अम्बेडकर नगर शामिल है, जहाँ पे विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मजबूती से शिकस्त दी। उन्हीं क्षेत्रों में ये चुनाव होने जा रहा है। तो अब ये इसलिए माहौल बनने लगा लोगों में कि जिन मुद्दों के कारण भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, उनका कोई समाधान नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया। और विधानसभा चुनाव को छोड़ करके जब आप स्थानीय निकाय चुनाव को देखेंगे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत गिरा, उत्तर प्रदेश में गिरा। ये तमाम कारक ऐसे बनते गए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है, और जो भारतीय जनता पार्टी अपने को अपराजय बताने की कोशिश कर रही थी, वह अपने पक्ष में किन ताकतों के साथ अपराजय है वह बताने में कामयाब नहीं हो पाई। वह ताकत केवल ये हो सकती थी कि आप गवर्नेंस की बात करते, आपने गवर्नेंस की बात नहीं की और अभी भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष में, खासतौर से इंडिया दल समूह में, और राहुल गांधी ने और राहुल गांधी सहित अन्य नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे एमके स्टालिन हो, या इस तरह के जो गठबंधन के सदस्य हैं, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे, इन्होंने अपने आप को मुद्दों तक सीमित रखा, मुद्दों को ही लेकर के चुनाव आगे लड़ते रहे। और परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी रोज अपने मुद्दे बदलती रही, रोज एक नई ऐसी बात जो कन्विंसिंग नहीं थी लोगों की, उसने एक भारतीय जनता पार्टी के अभियान को अगंभीर बना दिया। प्रशांत जी एक बहुत अच्छा सा टर्म यूज करते हैं, बस टर्म को बोल रहा हूँ कि आप जिसको आप हवा में उड़ा दीजिए, वह जो हवा में उड़ाने वाली चीजें लोगों के सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी जमीन पर अपने मुद्दों को रख नहीं पाई। अभी ये जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला गया, 6वें और 7वें चरण के चुनाव में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इसलिए ये बातें कही जाने लगी कि यदि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग दिख नहीं रहे हैं, बोलते हुए मतदाता उनके साथ नहीं है, माहौल बनाते हुए लोग नहीं हैं, दूसरी तरफ राजपूतों का समूह जो खुल करके कह रहा है कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे, जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहा है, जाट समुदाय के लोग वह कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, और दिल्ली के सटे हुए इलाकों में, हरियाणा में, पंजाब में वो खुल करके लोगों का विरोध कर रहे हैं जी। ये जो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने लगे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में माहौल बनाते थे, इसका परिणाम हुआ कि 6ठे 7वें चरण आते आते यह लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में उसके हार की भविष्यवाणियां की जाने लगी। जो लोग भविष्यवाणी जो यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उनके पास कोई तर्क नहीं है। एक बड़े पुराने प्रबंधक, चुनावी प्रबंधक लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 300 से कम सीटें नहीं आ रही, लेकिन मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ उनको पढ़ करके या उनको सुन करके कि आखिर वो कारण कौन से हैं। कोई पार्टी अगर जीत रही है तो उसके पक्ष में कारण होना चाहिए, आपको बताना चाहिए। हार रही है या विपक्ष के साथ ताकत है, विपक्ष क्यों मजबूती के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, उसके भी कारक है, उसके भी कारण है। हारेगा जीतेगा कौन, 2-4 को पता चलेगा। लेकिन जो स्थितियां बनी है, अगर आप इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 300 से कम सीटें बीजेपी की नहीं आ रही हैं, तो उन कारणों को ही बताना चाहिए। और क्या 300 सीट जीतने वाली किसी पार्टी के लिए क्या चुनाव इतना शांत होता है? क्या मतदाता इतने मौन रहते हैं? क्या मतदाता मुखर होकर अपनी पार्टी के पक्ष में बोलते नहीं?
क्या इस देश में किसी भी राज्य में ऐसा चुनाव हुआ है? जब लोग तेलंगाना में भविष्यवाणी कर रहे थे कि कांग्रेस जीत के आ रही थी, तो क्या साफ साफ नजर नहीं आ रहा था सतह पर? लोग बोलते उन्हें दिखाई पड़े। लेकिन वो प्रबंधक महोदय बोल रहे थे, प्रबंधक महोदय बोल रहे थे कि तेलंगाना में बीआरएस आ रही है, जो आज कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। वो जो बीआरएस की बात कर रहे थे, अब उनसे आप सोचिए आप कि बीआरएस का मत प्रतिशत तेलंगाना में गिर के कहां चला गया? वह जो बीआरएस का मत प्रतिशत गिरा वह किसके पक्ष में गया? जो पार्टी 2019 के चुनाव में कांग्रेस की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की थी, विधानसभा के चुनाव में वह कांग्रेस के मुकाबले कहां खड़ी रही, और उसके बाद कोई यह बतावे कि वह कांग्रेस की तुलना में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कौन सी गणित आपके पास है? कौन सी बीज गणित क्या गणित ट्रिग्नोमेट्री पढ़ करके आए? हमको भी समझा दीजिए, हम भी स्वीकार कर लेंगे आपकी बात को। बात करने से बात नहीं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है, वो कारण बता रहे हैं, लोगों के बीच में जाके पूछ रहे हैं कि आखिर कौन से कारण है, किन कारणों से सत्तारूढ़ दल को नुकसान हो रहा है। स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर माहौल होता, मेरे जैसा सामान्य समझ का व्यक्ति मैं मानता हूं कि अगर माहौल होता तो वह सतह पर दिखाई पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन सतह पर न दिखाई पड़े, यह न अतीत में हुआ है और न आगे होगा। 1991 में राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद हुए चुनाव, 91 के चुनाव आंदोलन के दौरान जब चुनाव हुआ, पूरे देश में समझ में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सफलताएं पिछले चुनावों की तुलना में बेहतर होंगी। सबको पता था ये। 2014 में दिखाई पड़ा था, 2019 में सबको समझ में बात आ रही थी। और कौन से ऐसे कारण है कि वो मतदाता सत्तारूढ़ दल को वोट देने वाला मतदाता कब शांत रहता है? कब उसको किस बात का भय है? क्यों अपने आप को संकोच में रखेगा? तो ये जो स्थितियां बनी हुई है देश में, यह इन स्थितियों को देख करके जो चुनाव की नब्ज को समझने वाले लोग हैं, वह उसके हार की भविष्यवाणी करने लगे हैं। उनके पास उनके अपने अपने तर्क हैं। और सबसे बड़ी मजबूती जो मैं मानता हूं कि विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ किसी व्यक्ति को आगे नहीं रखा, मुद्दों को आगे रखा। और हाँ, उन मुद्दों को लोगों के बीच में विश्वसनीय बनाने का काम राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी के विश्वसनीय बनाने के कारण जो मैं निजी तौर पर मानता हूं, मुद्दों को लेकर के उनकी निरंतरता, जनता से लगातार उनका संवाद और एक जुझारू नेता के रूप में अपने आप को दर्ज करने की कोशिश, इन तमाम ऐसे कारण बने कि एक नेता को जिसको अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की गई थी, वो सब के सब प्रयास धराशायी हो गए। और आज ये बात कही जाने लगी कि जहां विपक्ष के पास कोई व्यक्ति नहीं है, वहां पे पूरा का पूरा विपक्ष, और विपक्ष के बीच में उसके केंद्र में कांग्रेस ने विपक्ष की विश्वसनीयता लोगों के बीच बढ़ाई और भारतीय जनता पार्टी के अपराजय होने का जो एक माहौल था उसको ध्वस्त किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी भी लगातार पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार सड़कों पे हैं, किसी न किसी रूप में उनकी यात्रा जारी है। और उसी क्रम में ये चुनाव भी वो आगे इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात यहां पर इसलिए भी है क्योंकि यहां से इंडिया गठबंधन मोबिलाइज होता है और यहां से इंडिया गठबंधन की मजबूती साफ झलकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर अरविंद केजरीवाल के क्या विचार हैं और अरविंद केजरीवाल और क्या कुछ कहते हैं इस चुनाव को लेकर, आइए एक छोटा सा टीजर देखते हैं, उसके बाद फिर सीधे आएंगे। अनिल सिन्हा साहब के पास आना चाहता हूं, लेकिन लाइट उनके पास नहीं है, आवाज उनकी बुलंद है, मैं जानता हूं, उनके पास जरूर आऊंगा। लेकिन अनिल जी के पास आने से पहले जरा इस टीजर को देखिए, जो थोड़ी देर बाद हम पूरा वीडियो, पूरा इंटरव्यू आप तक पहुंचाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को। सुनिए। पूरे केस झूठे हैं जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। हमारे ऊपर कहा जा रहा है कि हमने कोई शराब घोटाला किया, चाहे 1100 करोड़ की या 3000 करोड़ की, कोई सबूत नहीं है इन लोगों के पास। और 54 की नए पैसे की रिकवरी नहीं है, 500 से ज़्यादा जगहों पे रेड मार चुके हैं लोग। तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हाँ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो वो मान रहे हैं ना कि उनके पास कुछ नहीं सबूत मिला। पूरे देश के सामने टीवी चैनल के ऊपर उन्होंने कबूल किया, देश के प्रधानमंत्री ने, कि केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। दिल्ली में मेरी गिरफ्तारी मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के अंदर अलग मुद्दा है, बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी का एक पलटू राम होना और वो मुद्दा है वो सारा। बीजेपी की 220 आएंगी, इससे कम आएंगी, तो नेचुरली इंडिया गठबंधन गेन कर रहा है जगह जगह।
योगी जी को बदला जाएगा ये बच्चा बच्चा जानता है। ये हर आदमी बोल रहा था, मैंने उसको मुखर कर दिया। जो अभी दबी जबान में सारी जनता बात कर रही थी, मैंने उसे मुखर कर दिया। पूरा इंटरव्यू आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। आना चाहता हूं सीधा अनिल सिन्हा साहब आपके पास और आपसे भी समझूं, क्या कुछ आपको दिखाई देता है ये चुनाव और अब आखिरी पड़ाव, और ऐसे में सबके दावा भी आप अरविंद केजरीवाल को भी सुन रहे थे, हालांकि इंटरव्यू अभी पूरा बाकी है और इसी कार्यक्रम के बाद हम इंटरव्यू आप तक लेकर आएंगे जल्दी ही इस कार्यक्रम को जब समेटेंगे। जरा आपसे समझूं अनिल सिन्हा साहब कि यहां पर चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, चाहे उधर ममता बनर्जी या उधर आप साउथ में जाइए तो एमके स्टालिन, सबके हौसले बुलंद हैं, सब अलग अलग ढंग से, लेकिन दावे सबके एक हैं कि सरकार हमारी बन रही है। और अब उन दावों में एक और बड़ा, अगर कहें तो चाशनी लगाने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है कि कांग्रेस अपने दम पर 272 से ज्यादा सीटें ला रही है, 272 का आंकड़ा छू रही है, पार कर रही है। इन तमाम बातों को अगर देखा जाए तो ये हौसला और ये पॉजिटिविटी कहां से दिखाई देती है, और क्या ये अभी तक जो चलता आ रहा है जिस गति से, जिसमें चुनाव आयोग के भी आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी कि पहले फेज से लेकर 5वें फेज तक कैसे वहां पर गड़बड़ियां दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं। 7% बढ़ा देना या बढ़ जाना, छोड़ दीजिए बढ़ा देना नहीं शब्द का इस्तेमाल करूं, बढ़ जाना, ये क्या मायने रखता है। और हमारे तमाम साथी जो यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों अगर मिले हुए हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, रिजल्ट तो वही आएगा जो चाहेंगे। कैसे देखा जाए सुनील, अनिल सिन्हा साहब? देखिए इनका जो आत्मविश्वास है इंडिया गठबंधन के लोगों का, वो ये है कि जो कैंपेन इन्होंने किया है, जो लोगों के बीच में जो रिस्पॉन्स है और जो मुद्दे उठाए हैं, उससे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। और जो भी इनका कॉन्फिडेंस आ रहा है अपना मोदी जी का, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है उनका एक नॉन पॉलिटिकल या इसको कहिए एक्स्ट्रा पॉलिटिकल मीन्स से आ रहा है। ये दोनों फर्क है। और यही जो वो जो 400 पार वगैरह का जो दावा कर रहे हैं, वो वही जो आपने बताया उससे जोड़ कर देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है उसके आधार पर उनको लग रहा है कि वो जीत जाएंगे। और अभी एक बहुत अच्छा एक द वायर में एक बढ़िया लेख आया है जिसमें उन्होंने 22 जो कोलैप्स है चुनाव आयोग का, उसको 22 ये गिनाए हैं कारण, वजह दी है, कहाँ कहाँ तुलना किया है। तो उन्होंने कहा पहली बार ऐसा हुआ है जबकि 2 चीफ मिनिस्टर को जेल में भेज दिया गया, उसके बाद सूरत का, इंदौर की आप घटना देकर विड्रॉ करवा लिया गया, और ढेर सारी घटनाएं हैं जिसमें कोई 22 ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है जिससे इलेक्शन को जो रिगिंग आप कहते हैं उसको करने की, कैप्चर करने का तरीका। तो ये यहाँ पर हमको यही समझना है कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये है पॉलिटिक्स का सोशल कॉन्फिडेंस है। जो इक्वेशंस बने हैं अभी जैसा बताया सुनील जी ने, हर मतलब जाति, तबका और समूह जो है उनके खिलाफ वोट करने के लिए तैयार, मतलब वोट करने की सोच रहा है या करने की कर चुका है। जो बाकी 5 फेज हुए ये दिखाई दे रहा है। और पॉलिटिकल ये हालत ये है कि पॉलिटिकल नैरेटिव में ये मानना होगा, इसमें आपको मैं राहुल गांधी को ऑलवेज उसकी चर्चा करता हूँ, उन्होंने जो पॉलिटिकल नैरेटिव थी उसको बीट कर दिया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया इनका। इसके बाद इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। और अभी जिसकी कम चर्चा हुई और या पहले हुई होगी मेरे आने के पहले, लेकिन जो इंटरव्यू आया है, मतलब एक स्वनामधन्य पत्रकार का जो इंटरव्यू आया है, और जो जिनका चैनल, हमको लग रहा है कि पेड न्यूज़ का अगर कुछ तरीका हो जांचने का तो उसका जरूर जांच होनी चाहिए। तो वो जो है वो उसमें भी वो पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान ने भेजा 2047 तक मैं रहूंगा, मतलब ये भी कर रहे हैं ये, लेकिन खतरनाक संकेत है ये, मैं आपको कह रहा हूँ। ये इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये घोषणा है कि कुछ भी हो जाए मैं जाने वाला नहीं हूँ, मतलब जब तक वो अपने को आकलन कर रहे हैं कि जब तक जीवित रह सकते हैं तब तक मैं पद पे बना रहूंगा, ये उन्होंने टाइम लिमिट भी दे दिया है। तो ये है एक पॉलिटिक्स का, और दूसरा है कि पॉलिटिक्स मतलब नॉन पॉलिटिकल, या समझ लीजिए एक्स्ट्रा पॉलिटिकल, जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल है उसी तरह से एक्स्ट्रा पॉलिटिकल थिंग्स पर विश्वास कर रहे हैं।
और ये आप शुरुआत से देख सकते हैं, इसको क्रोनोलॉजी आप देखिएगा तो ये चालू ही हुआ प्राण प्रतिष्ठा के बाद से। आप देख रहे हैं कि लगातार इसकी कोशिश, वो उसकी तैयारी बहुत लंबे समय से वो कर रहे थे, लेकिन वो जो ये फाइनल मोमेंट्स हैं जिसमें कि वो जो पॉलिटिक्स छोड़कर भाग गए हैं मोदी जी, ये आपको पक्का लग रहा है, क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जो इंडिया गठबंधन का सवाल है, या जो उठ रहा है कि सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ का इक्वेशन खराब, वहां पर सोशल इक्वेशन बिगड़ चुका है, बहुत सारी चीजें जो आ गई हैं, या जो डायरेक्ट एलिगेशंस हैं सिस्टम पे कि आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी का, ब्यूरोक्रेसी का सारा इस्तेमाल हो रहा है इलेक्शन को प्रभावित करने का, ये क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल आदमी या जो पॉलिटिकल पोस्ट पर लिया हुआ आदमी है वो इसका जवाब देगा, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब पॉलिटिक्स उन्होंने छोड़ दिया, मतलब नाउ वो उससे भाग गए हैं, ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन लास्ट पॉइंट एक और कहूंगा कि सब्यसाची दास का जो पेपर आपको याद होगा, अशोका यूनिवर्सिटी वाले का, उनका पेपर आया था जिसके कारण उनको नौकरी गंवानी पड़ी। उसमें उन्होंने कहा था कि 60 to 70%, 74% मतलब करीब करीब 75% जो है, जहां क्लोज कंटेस्ट है 50,000 से नीचे, वहां पर वो जो है बीजेपी जीतती है। और ये बात जब उन्होंने रिवील किया तो उसके कारण उनको नौकरी चली गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आपको परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो दिख रहा है बढ़ रहा है, और इसका जो इसमें जो जिस तरह से चुनाव आयोग ने बिहेव किया, मैं नहीं बताऊंगा का उसका कहने का अर्थ यही था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी कि नहीं बताएंगे, आप चाहे कुछ अभी आप चुपचाप रहिए। ये निर्णय हुआ। ये एक जरूर जिसको आप कहेंगे कि अशुभ संकेत है, इसको ये दो संकेत बहुत अशुभ है। तो प्रधानमंत्री ने जो ईश्वर से भेजे जाने का वादा मतलब दावा किया है, और दूसरा जो आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए जब हम पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज जो याचिका पर सुनवाई होनी थी, उस याचिका को खारिज तो नहीं किया गया, लेकिन उसे अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसके मायने समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये तो पहले फेज से ही दिखाई दे रहा है, उसके पहले से दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? अभी कुछ दिनों पहले हम लोग इसी चर्चा के दौरान एक अखबार में जो एनालिसिस आया, और जिसमें 111 स्पीचेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, 111 भाषण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मार्च 17 से लेकर के 15 मई तक के 1.5 महीने के जो भाषण हैं, लगभग 2 महीने के भाषण, उस भाषणों में जो 111 भाषण है उसमें सबसे टॉप पे नंबर 1 पे कौन सा मुद्दा है? वह है कांग्रेस पार्टी। नंबर 2 पे कौन है? वह हिंदू मुसलमान है। राम मंदिर धीरे धीरे गौण हो गया, लेकिन खुद को राम मंदिर, दैवीय शक्ति और उससे अजर अमर की कहानी, और अब वहां तक पहुंच गए हैं कि 2047 तक मैं ही रहूंगा। कैसे आप रहेंगे? क्या उसी ढंग से रहेंगे जैसे उधर पुतिन रह रहे हैं? उन्होंने अपना पूरे के पूरे रशिया के संविधान को बदल डाला, या क्या आप वैसे ही रहेंगे जैसे इधर चीन में शी जिनपिंग रह रहे हैं? क्या उसी राह पे हम चलेंगे? ये एक सवाल है। इस सवाल पे लगातार चर्चा हो रही है, और इसीलिए यहां सवाल उठ रहा है कि 4 तारीख को क्या होगा। हम लोगों ने भी बहुत पहले पॉडकास्ट किया था जिसका जिक्र प्रशांत टंडन जी बार बार करते हैं, और उसमें 4 तारीख की शाम को क्या होगा इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, और बहुत भयानक खबरें हैं, कि पार्लियामेंट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसकी चर्चा भी हो रही है। सिक्योरिटी बढ़ाई ही नहीं गई, डबल कर दी गई है। क्यों आखिर? ये सब है, ये आने वाले समय में शायद इस पे चर्चा हो। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे देखा जाए, और यहां से जो हार की भविष्यवाणी तमाम नेता कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के, उसमें कितना दम दिखाई देता है आपको? देखिए, जमीनी स्तर पर अगर आप देखें तो कोई भी इस हुजूम को देख के, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो सभाओं में जो भीड़ हो रही है, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज है, इन सबको देखकर तो कोई भी, किसी को भी यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा कि इंडिया गठबंधन को एज तो है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से वो लगातार इकट्ठा है, तमाम तरह की बाधाओं के बाद, तमाम तरह की अंदरूनी संकटों के बाद, किसी को जेल भेजे जाने के बावजूद जो सारे के सारे लोग इकट्ठे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। विमर्श के बारे में भी आप देखिए, कहीं आगे है,
ऐसे वो सारे सारे जो मुद्दे हैं जो आम आदमी के लोगों को स्पर्श करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे सामने हैं, जिसके कारण इंडिया गठबंधन जो बड़ा मजबूत है और कांग्रेस भी अपने आप में जो नेतृत्व करने की जो उसकी जो एक नैतिक जो उसकी ताकत है वो बनी हुई है। मतलब ये है कि एक बड़ी पार्टी के अंतर्गत सारी की सारी अन्य पार्टियां जो हैं वो लगातार अपना विमर्श बढ़ा रही हैं, कर रही हैं, ये बात तो बड़ी सामने है। लेकिन ये बात जरूर है कि और लोगों के मन में बड़ी गहरी शंका है इस बात को लेकर कि ये जो 6-7% जो सभी में जो बढ़ा है, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं, कई बार कर रहे हैं, और असली बात यह है कि जब हम नतीजों के ऊपर बात करेंगे तो इस मुद्दे को ऐसे ही दरकिनार नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि आप जितने भी बड़ी बड़ी सभाएं कर लीजिए, चाहे जो कुछ कर लीजिए, विमर्श बहुत अच्छा कर लीजिए, न्याय पत्र ले आइए, लेकिन अगर एक टेक्निकल कारण से ये सारी की सारी चीजें पीछे रह जाती हैं और आप विजयी घोषित हो जाते हैं, हालांकि मेरा अपना मानना है कि केवल इसी 6-7% में सारी की सारी सीटों का जो है वो कहीं एक तरह से निर्णय नहीं हो जाएगा। इसके बाद भी बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जहां पर मार्जिन इतना ज्यादा होगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी इतनी कम होगी और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है उनका मार्जिन इतना ज्यादा होगा कि उसमें बहुत कुछ नहीं किया जा सका। लेकिन दूसरी जो शंका है, यशवंत सिन्हा ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने एक सलाह दी है इंडिया गठबंधन को कि जैसे ही नतीजे आते हैं तत्काल आप दावेदारी पेश कीजिए सरकार बनाने की। अगर राष्ट्रपति महोदया ने कह दिया और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के बल पर ये जो दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, 200 सीटें ले आएगी, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना जो है वो एक अलग बात है। अगर वैसा हो जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह गई। लेकिन अभी तक जो स्पेकुलेशंस हैं, जो अनुमान है, वो तो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शायद अपनी उस पोजीशन को बचा कर रख लेगी जिसमें वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। तो राष्ट्रपति महोदय जब सरकार बनाने के लिए जो बुलाएंगी तो पूरी कोशिश करेंगी कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के दावों को जो है वो एक तरह से खारिज करे और तमाम नियमों को तोड़ते हुए, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आ रही, कोई संकोच नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि इस सरकार के समर्थक जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी शक्तियां हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो सारे के सारे नियम तोड़ तोड़ कर ही भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे हैं, चाहे वो ईसी हो चाहे जो भी हो। तो राष्ट्रपति भी कोई इससे ज्यादा दूर नहीं है। राष्ट्रपति की ताकत कितनी है, उनकी हैसियत क्या है, वो हम देख चुके हैं। वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता जिसमें प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और राष्ट्रपति जो है वो किनारे खड़ी हैं। तो इसके बाद आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुसार चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता। तो इस प्रकार से आप देखिए कि वहां पर आशंका सबसे ज्यादा, अब तो चर्चा जो है वो 5 चरणों के बाद, और कल का भी चरण हो जाएगा तो इस चक्र खत्म हो जाएगा। अब जो बातें शुरू हो गई हैं वो इसलिए अब इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि किस प्रकार से जो है बीजेपी सरकार बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती, वो बहुत ही निश्चित रूप से बहुत सारी आशंकाएं हैं। कुछ आशंकाएं ऐसी हैं जो निश्चित रूप से बड़े खतरे की ओर हम इशारा कर रही हैं। दूसरी बात कि अब ये जो मुद्दा आया है कि उन्होंने अपने आप को अवतार क्यों घोषित कर दिया, एक तरह से प्रधानमंत्री लोगों के सामने पहले से बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं अवतार पुरुष हूँ और मैं जो भी करूंगा वो कोई मैं गलत नहीं करने जा रहा हूँ। आप देखिए कि पिछले कुछ समय से बातें चल रही है, कभी उनको जगन्नाथ को जो है उनका भक्त बता दिया जाता है। और आपको एक और खबर बता दूं राजू जी कि आज से ही अयोध्या के राम मंदिर में मोबाइल अंदर ले जाना मना कर दिया गया है, एक आदेश पारित कर दिया गया है। कारण यह है कि वहां पर कुछ मूर्तियां टूटी पाई गई और उसके मोबाइल से किसी ने फोटो खींचकर जो है वो बाहर उसको वायरल कर दिए। आप याद कीजिए कुछ जगह और महाकालेश्वर में भी ऐसी हुआ, एक तूफान आया, बहुत सारी मूर्तियां टूट गई, कई जगह पे ऐसा हो रहा है। तो अब जो है, अब पूरे देश में अगर कोई ईश्वर बच गया है तो मंदिरों के बाहर है और वो हमारे मोदी जी हैं। अब इसलिए एक उनके पास एक ऑडियंस तो पहले से तैयार है, जो पहले से मान रहा था कि वो विष्णु के अवतार हैं, कल्कि के अवतार हैं और पता नहीं किस किस के अवतार हैं। और 2047 तक क्यों, शतायु के होने की उन्हें तो कामना लोग करते ही रहे, तो 100 साल भी जी सकते हैं, हो सकता है, नहीं कर सकते। वैसे हम चाहते हैं कि दीर्घायु हो वो, और दीर्घायु इसलिए भी हो ताकि उन्होंने लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ किया है उसकी सजा भी अपने सामने भुगतते हुए देख लें, हम सब भी देख लें। तो चाहे जिए 100 साल जिए, 150 साल जिए, और जी भी सकते हैं, कह नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है कि काजू की रोटी और मशरूम की जो सब्जी होती है वो काफी ताकतवर होती है, लोगों को काफी लंबा जीवन वो दे सकती है, और कहा जाता है कि मोदी जी वो खाते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो एक माहौल बना रहे हैं कि मैं अब आगे जो कुछ करूंगा
ये सब ईश्वर प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर रहा हूँ और दैवीय आदेश से दे रहा हूँ। आपको याद होगा पॉलिटिकल साइंस के पुराने सिद्धांत थे, किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा जो है कोई गलती नहीं कर सकता। तो ये तो राजा है, ये लोकतंत्र कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं। तो ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है राजीव जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अब हमको शायद कल का चरण चलिए हम निपटा लें, उसके बाद तो पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो है इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं, किस प्रकार से इकट्ठे रहते हैं, उस पर सब कुछ निर्भर करना। चाहे इंडिया गठबंधन कितनी भी बढ़त हासिल कर ले, कितना भी सीधे सीधे जीत ले, वो सब कुछ बेकार ना हो जाए, इसकी आशंका सबको है। और वो ना हो सबसे अच्छी बात है। राजीव जी, कहा जाता है कि जब कोई आसरा नहीं रहे तो भगवान का सहारा लिया जाता है। दैवीय शक्ति की बात अब कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उसी दिशा में जा रहे हैं? क्या अब तमाम जो मुद्दे या चुनाव लड़ने के लिए अभी तक 14 हो या 19 हो, 14 और 19 में बना बनाया हुआ खाना जो था, भोजन, वो उनके टेबल पे परोस के रखा हुआ था तो खा रहे थे। लेकिन यहाँ बनाना अगर ना आए तो दिक्कत है। अगर आपको खाना बनाना ना आए और स्विगी और जोमेटो भी ना हो तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर आप भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं कुछ प्रसाद मिल जाए। तो क्या वही उसी सीन को हम देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है उस भाषण में उन तमाम चीज़ों की थोड़ी बहुत गंध आ रही है? ये समझते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, प्रधानमंत्री अब जो है वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने ही वाले हैं, तो पहले से तैयारी कर रहे हैं। और चूंकि बहुत पक्के हिंदू हैं, बड़े कट्टर हिंदू हैं और दैवीय शक्ति है उनके अंदर, तो सारी जो है वो आश्रम की उनकी व्यवस्था पूरी करेंगे। तो वो हालांकि पिछले कौन कौन से आश्रम पूरे किए पता नहीं, गृहस्थ आश्रम पूरा किया उन्होंने नहीं किया, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में वो चले जाएंगे, इसकी पूरी आशा है, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। कुल मिला के राजीव जी मसला ये है कि जिस तरीके की सूचनाएं हैं, और अब तो ये भी बताया जा रहा है कि जो खुफिया विभाग है उसकी भी रिपोर्ट इस तरीके की, पता नहीं सच है या नहीं है, क्योंकि खुफिया विभाग की रिपोर्ट और खुफिया विभाग ही जानेगा। लेकिन जो बाहर निकल करके आई है खुफिया विभाग की खुफिया चीजें, उससे बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे रह रही है। इसलिए जो है वो चिंता पड़ गई है मोदी जी की। बहुत शर्मनाक हार जो है वो होने जा रही है। इतनी शर्मनाक हार तो अटल जी के समय में भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई थी जितनी शर्मनाक हार इस समय मोदी की होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए मोदी का साथ नहीं दे रही है राजीव जी, क्योंकि सबको लगता है कि ये तो गारंटी सारी मोदी की थी। जिस गारंटी की बात हम नरेंद्र मोदी कर ही नहीं रहे कि क्या क्या गारंटी मोदी की है। जब गारंटी सारी मोदी की इतनी, घोषणा पत्र पे जो है 54 बार 56 बार मोदी का नाम है उनके गारंटी पत्र में, तो सब कुछ मोदी की जिम्मेदारी है। हारेंगे तो मोदी हारेंगे, जीतेंगे तो मोदी जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी काहे के लिए पेन है? तो ये है कुल मिला के राजीव जी। तो आखिरी दौर में जो हार की भविष्यवाणी होने लगी है, जो आपने सवाल शुरू किया था, वो इसलिए होने लगी राजीव जी क्योंकि जनता भी समझ चुकी है। जनता अपना हिसाब चुकता करना चाहती है। जनता, ठीक है, गंगा मैया ने उनको बुलाया था, गंगा मैया में जिस तरीके से लाशें बहती रही और नरेंद्र मोदी वैक्सीन वालों से जो है लेकर के चंदा वसूलते रही, उनकी पार्टी जिस तरीके से पीएम केयर फंड में जिस तरीके से पैसा जाता रहा और ताली थाली बचती रही, जनता उस सबका हिसाब मांग रही है। और नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को ये सारे हिसाब किताब देने हैं और इससे बचा नहीं जा सकता। इसीलिए सारे जो ये बातें हो रही है, जिस तरीके से तमाम सवाल उठाए भ्रष्टाचार को लेकर की जितनी सारी बातें होती थी, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला खुलकर के आया और ये साबित हो गया उसमें किस तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार किया है। ये सारी जो रिपोर्ट्स आई है उनसे एक तरीके से साबित हो पाया। तो कुल मिलाकर के जो मुद्दे थे जिनके ऊपर समझा जाता था कि नरेंद्र मोदी जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर जाएगी चुनाव लड़ने के लिए, और जो शुरुआत में वो करते भी थे भ्रष्टाचार और वंशवाद जाने क्या क्या, लेकिन आज नरेंद्र मोदी उनकी बात करते दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब वो किसी दैवीय शक्ति की बात करते दिखाई पड़ते हैं। तो हमको भी ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी है वो आश्रम में जाने वाले हैं और झोला उठाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन अब चलते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा समापन की ओर बढ़ेंगे और अरविंद केजरीवाल के उस इंटरव्यू को भी आप लोगों के सामने लाना है। और एक सवाल एक ही, और आप तमाम साथियों से, पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी आपसे जरा समझना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आपसे जरा समझूं कि क्या ये जो हार की भविष्यवाणी अब इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, उसके 3 मुख्य कारण क्या हो सकते हैं आपकी नजर से? अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये भविष्यवाणी कहीं धरातल पे है तो। नहीं, हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ज्योतिषी नहीं है, लेकिन जो जनता का मूड है वो परिवर्तन की तरफ है। सत्ता परिवर्तन करना चाहती है जनता। एक एक लाइन में 3 बिंदु बताकर फिर 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करना है मुझे, बहुत संक्षेप में करूंगा जी।
तीन महत्वपूर्ण कारण ये कि विपक्ष अपने मुद्दों से चिगा नहीं, जरा भी 1 इंच इधर से उधर नहीं हुआ। नंबर 2, नरेंद्र मोदी पूरी तरह कांग्रेस के प्रचार में लगे रहे, कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रचार में। नंबर 3, हिंदू मुस्लिम करने की उनकी कोशिशें परवान नहीं चढ़ पाई। यद्यपि आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने मुल्ला, मदरसा और माफिया जैसा जुमला किसी सभा में बोला है। अब मैं 2 महत्वपूर्ण बिंदु, प्रशांत जी ने उसका जिक्र किया था फॉर्म 17C का। 3-4 दिन जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे थे अगर सुनना पड़ा तो हम रात भर बैठकर सुनवाई करेंगे, लेकिन अब अवकाशकालीन न्यायाधीश ने सुना और ठंडे बस्ते में डाल दिया। कितनी आसान सी चीज है, कितनी साधारण चीज है। अंजलि भारद्वाज जो एडीआर से जुड़ी हैं, उन्होंने बहुत संक्षेप में बताया है कि कुल एक संसदीय सीट पर 2000 पोलिंग स्टेशन होते हैं, यानी 2017 फॉर्म हुए। उनको स्कैन करने के लिए 30,000 का एक स्कैनर लगेगा। पूरे देश में कुल कितने स्कैनर होंगे? 1,60 लाख रुपए में पूरे देश की 543 सीटों के लिए स्कैनर आ जाएगा। तो लोकतंत्र की जननी में, इस महादेश में चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, लोगों का भरोसा बढ़े, इसके लिए क्या भारत सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग 1,60 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता? अंजलि भारद्वाज ये भी कह रही हैं कि एक एक मतदान केंद्र पर अगर ये स्कैन करना पड़ा तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। जो देश 2-2.5 महीने तक चुनाव में रत है, वो क्या 2 घंटे और जाया नहीं कर सकता? तो ये तो इसकी बात हो गई। इसके अलावा जो सबसे गंभीर विषय है, थोड़ा सा इशारा आपने भी किया, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी ने भी किया, कि सचमुच में अगर जनादेश ऐसा आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा, तो क्या सत्ता परिवर्तन भारत में जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से होता रहा है, आपातकाल लगाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी हो, 77 में हारने वाली, उन्होंने बाकायदा सत्ता सौंप दी थी, या 80 में वापस आने पर जिस तरह सत्ता उन्हें वापस सौंप दी गई, वैसा शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो पाएगा कि नहीं, इसको लेकर जो आशंका को बिंदु में जोड़ना चाहता हूं। आपने संसद की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही, डॉक्टर राजीव जी, बढ़ाई ही नहीं गई है, सुरक्षा करने वाली एजेंसी बदल दी गई। पहले संसद की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के पास थी, 1400 जवान लगे थे, अब 3300 जवान सीआईएसएफ के लगे हैं। एक बहुत वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सीआरपीएफ को हटाने के पीछे एक वजह हो सकती है कि जो घटना पुलवामा में हुई थी, उसमें सीआरपीएफ के ही जवान शहीद हुए थे। तो संसद की सुरक्षा में लगे उन जवानों में से किसी के मन में कोई भी ऐसा वैसा भाव आ सकता है, मैं उसे शब्द नहीं देना चाहता, तो खतरनाक हो सकता है। वो बरतना कतई अनुचित नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी सूचना यह है जो अब तक शायद उस रूप में सामने नहीं आई है। प्रशांत जी और आप लोग तस्दीक करा लीजिए, पहली बार संसद की सुरक्षा की मॉक ड्रिल में हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया है। संसद परिसर से एयरलिफ्ट करने का अभ्यास किया गया। आप सिर्फ कल्पना करके देख लीजिए, कोई दिन, कोई समय, कोई शाम ऐसी जिसमें किसी को उस परिसर में से हेलीकॉप्टर से ले जाना पड़े और बाहर से कुछ जनता ने घेर रखा हो, इसका भी मॉक ड्रिल कर लिया गया है। ये खबरें दिल्ली के अखबार वालों तक कैसे नहीं पहुंची, खोजी पत्रकार जो भी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक कवर कर रहे हैं उन्हें नहीं पता चल पाई, लेकिन बाकायदा एक जिम्मेदार सेवानिवृत्त पुलिस ने इसको लिखित में साझा किया एक जगह जी। तो हम यह अभी से आशंका अगर कर रहे हैं तो यह भी हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है कि अगर सत्ता परिवर्तन उस तरह नहीं हुआ जैसे होता आया है, हस्तांतरण वैसे हुआ जो कैपिटल हिल में दुनिया ने देखा था, दुनिया के दरोगा की राजधानी में, तो हमारे लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत होंगे। हम और आप इस पर विचार कर रहे हैं, आशंकित हैं, यही अपने आप में शर्मनाक बात है। इससे पहले इस देश में किसने सोचा? आपातकाल के बाद हुए चुनाव में क्या निर्वाचन आयोग को लेकर इतने संदेह थे? श्रवण गर्ग जी ने आज सोशल मीडिया पर पूछा है। निश्चित तौर पर कोई आशंकित नहीं आयोग को लेकर। क्या तब किसी के मन में आशंका थी कि इंदिरा गांधी चुनाव हारने के बाद सत्ता नहीं सौंपेंगी? बहुत आसानी से सत्ता हस्तांतरण हो गया था। आज हम लोग सोच रहे हैं, आशंका जाहिर कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोगों पर
शर्मनाक कारण। बिल्कुल, आपका वीडियो थोड़ा डाउन हो रहा है, आपको रोकूंगा सीधा। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको क्या लगता है, 3 पॉइंट आपसे भी समझना चाहता हूं कि आखिर अब जबकि आखिरी दौर है, हार की भविष्यवाणी अगर विपक्ष ही कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किस दम पे कर रहा है? देखिए राजीव जी, हम तो बहुत सीधी सी एनालिसिस करते हैं। सीधी और सिंपल एनालिसिस ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के लगातार जो चुनावी नैरेटिव है और जो विपक्ष का नैरेटिव है, चाहे वो कांग्रेस का राहुल गांधी का हो, प्रियंका का हो, खड़गे जी का हो, अखिलेश यादव का हो, तेजस्वी का हो, उसका फोकस बना रहा। और वो फोकस ही जो है वो चुनाव को इधर से उधर करता है। मोदी साहब पहली बार, कल सुनील जी से भी चर्चा हुई है, पहली बार लोकसभा के चुनाव में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। 2014-2019 में नहीं किया है। ये उनके लिए भी नया एक्सपेरिमेंट है। और हिंदू मुसलमान के नैरेटिव की एक भूगोल है। उस भूगोल में बीजेपी ऑलरेडी 90 और 100% है। वहां से उनको नीचे जाना है। तो इस वजह से बड़ी सिंपल सी इसमें एनालिसिस है कि बीजेपी जो है वो नीचे जाएगी। कितना नीचे जाएगी, इंडिया गठबंधन कितना ऊपर आएगा, ये हम लोग 4 तारीख को देखेंगे। दूसरी बात की जो आशंका है, जिसकी चर्चा दीपक जी ने की, जिसकी चर्चा डॉक्टर राकेश पाठक ने की, देखिए भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। ये पिछले 4, 5, 8 साल, 10 साल का वक्फा आप निकाल दें अगर, कि इसमें क्या क्या हुआ और लोग खामोश रहे और मीडिया खरीद लिया गया, संभव नहीं है कि अगर संख्या नहीं आई और उसके बाद आप एक तरीके का कू अटेम्प्ट करेंगे, तख्ता पलट की कोशिश करेंगे, फौजी तख्ता पलट की कोशिश करेंगे, जैसा कि तमाम बनाना रिपब्लिक्स में होता है। भारत में ये संभव नहीं है। और भारत का लोकतंत्र एशिया के तमाम देशों के लोकतंत्र में बहुमूल्य लोकतंत्र है, सबसे स्थायी लोकतंत्र है। दुनिया इसको प्रिजर्व करना चाहती है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे संवैधानिक संस्थाओं पे बहुत सवाल उठते हैं। चुनाव आयोग पे हम लोग रोज सवाल खड़े कर रहे हैं और वाजिब सवाल खड़े कर रहे हैं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की शिथिलता दिखाई देती है, ब्यूरोक्रेसी का नामो निशान नहीं दिख रहा है। बावजूद उसके मुझे विश्वास है राजीव जी, अगर संख्या नहीं होगी तो तख्ता पलट करके सत्ता पे कब्जा करना भारत में संभव नहीं है। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट पक्ष है। और भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र दोनों बहुत मजबूत है और आज़ादी के बाद से स्टेबिलिटी इसी हाल में हमने देखी भी, इसी हिसाब से देखी भी है। सुनील शुक्ला जी, कैसे आप देखते हैं जरा भविष्यवाणी की बात? हम लोग भविष्यवक्ता तो नहीं है, ये सही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो तथ्यपरक बातें हैं वो हम रखते हैं। और तथ्यात्मक रूप से आपको क्या लगता है कि जो भविष्यवाणियाँ हो रही हैं उसमें दम है? करके जो भविष्यवाणियां हो रही हैं उनमें उसमें दम है, वो अनायास नहीं है। क्योंकि वह इस तरह की बात वही लोग कर रहे हैं जो जमीन पर देख रहे हैं कि आखिर लोगों में किस तरह के परिवर्तन है। और मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहूँगा कि सत्तारूढ़ दल के प्रति समर्थन देने वाले लोग इस तरह से मौन नहीं होते, इस तरह से अपने को समेट के नहीं रखते। ये कभी नहीं हुआ है इस देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास के किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि लोग चुपचाप आवे उस पार्टी के साथ बने रहे। सत्ता के खिलाफ जब होते हैं तो भले शांत हों और बड़े पैमाने पर मतदान करें जी। ये इस पहली वजह। दूसरी चीज़ कि व्यक्तिगत तौर पे मैं ये नहीं मानता कि जिसको जनता खारिज कर दे वो सत्ता छोड़ेगा नहीं, ये संभव नहीं है। क्योंकि वो जन समर्थन के बिना, जनमत हासिल किए बगैर कोई सत्ता में बने रहने का टोटका भी नहीं कर सकता। क्योंकि किसी व्यक्ति का ये प्रयास तो हो सकता है, किसी राजनीतिक दल का यह प्रयास नहीं हो सकता। और कोई राजनीतिक दल अगर इस तरह का प्रयास करता है कि उसको जन समर्थन हासिल न हो
और वह सत्ता में बने रहने की कोशिश करे तो वह उसके लिए आत्मघाती होगा, क्योंकि इस तरह के प्रयास हो सकता है कि अल्पकालिक रूप से सफल हो जाए, लेकिन दीर्घकालिक रूप से वो इस तरह के राजनीतिक दल एकदम इतिहास के पन्नों में दफन कर दिए जाएंगे, दफन हो जाते हैं, संभव नहीं है। जिस तरह का इतिहास, जिस तरह की विरासत हम लोग लेके आगे बढ़े हैं, हमारे राष्ट्र नायकों ने हमको सौंपा है, मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत तौर पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल इस तरह का साहस कर पाएगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि व्यक्ति कब बदल जाए यह कहना मुश्किल होता है। व्यक्ति के स्वभाव में तो परिवर्तन स्वाभाविक सी बात है, उसके अंदर तमाम तरह के लालच भी आ जाए, लेकिन किसी संगठन, राजनीतिक दल में इस तरह की सोच हो तो वह एकदम पूरी तरह से आत्मघाती होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। तीसरी चीज की जो आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लोगों में अविश्वास क्यों बढ़ता चला जा रहा है। सवाल यह है कि अगर आपको जनता के बीच में, जनता के जीवन में बदलाव के लिए, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता सौंपी थी लोगों ने, वो जन समर्थन आपने इसीलिए हासिल किया। अगर उन मुद्दों पे आप शांत रहेंगे, उन मुद्दों पे पर मौन रहेंगे, उनको दरकिरार करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। आप अगर आप किसानों को आतंकवादी कहेंगे, उनको खालिस्तानी कहेंगे, तो वो किसान आपको अपने गांव में घुसने नहीं देगा, वो विरोध करेगा। और अगर समाज का एक बड़ा वर्ग, एक समूह खुल करके सड़क पर विरोध कर रहा है, तो यह बताता है कि देश का राजनीतिक माहौल क्या है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देश का माहौल, आखिर खासकर राजनीतिक माहौल क्या है, इन सब के बीच बहुत सारे मसले, और आप देखिए चाहे किसानों का मामला हो, पहलवानों का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, मतलब युवाओं का मामला हो, इन सब को अगर देखिए एक साथ रखिए, अगर एक जगह एक मंच में रखिए, तो इंडिया गठबंधन ने बहुत सारे मुद्दे जनता के बीच रख दिए हैं। बेरोजगारी का मामला, महंगाई का मामला और नफरत का मामला, ये सब रख दिया। लेकिन उसके साथ साथ इसके बचाव में या काउंटर में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने क्या किया है, अगर इस पर ध्यान दें तो बिल्कुल उधर डब्बा गोल दिखाई देता है। अनिल सिन्हा साहब, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, क्या ये भविष्यवाणी जो हो रही है और ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को सामने रखा जाए तो कहीं ना कहीं अकाल है इसकी काट के लिए जो नरेंद्र मोदी, इसीलिए वो दैवीय शक्ति और क्या क्या पे उतर आए हैं, अजहर अमर की बात करने लगे हैं? नहीं, देखिए दैवीय शक्ति, जो भी शक्ति के बारे में उनकी अवधारणा है, उसको आप प्रैक्टिकल ढंग से देखिए। वो उसको मतलब कोई अमूर्त रूप से नहीं देखिए। वो कोई आध्यात्मिक अवधारणा नहीं रख रहे हैं। वो जो अवधारणा रख रहे हैं वही जो संगठन, मतलब कि जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन के हिसाब से रख रहे हैं, और वो आरएसएस का मूल तत्व है उसके हिसाब से रख रहे हैं। और उसको आप मत मानिए, और मैं इससे थोड़ा असहमत होऊंगा कि कुछ कठिन नहीं होने वाला है, लोग इतनी जल्दी मान जाएंगे। उन्होंने एक पूरा तंत्र ये कर लिया है, तैयार कर लिया है, जो उनके पक्ष में खड़ा होने वाला है। और वो तंत्र जो है, वो तंत्र मूलतः उसकी जो परवरिश है वो इसी आधार पर हुई है कि वो भारत के लोकतंत्र और जो भारत में विविधता है, जो भारतीय, जिसको आइडिया ऑफ इंडिया आप कहते हैं, उसके खिलाफ तैयार हुआ और उसको हिकारत से देखता है। इसीलिए एक ऐसा वर्ग है, और समझ लीजिए, और एक ऐसा वर्ग भी है जो कि इससे परिचित नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया की जो मूल अवधारणा है, वो भले ही कम्युनल नहीं है, लेकिन वो कम्युनलिज्म को अपने सामने घटित होते हुए देख रहा है, और उसको कोई ये नहीं है। कम से कम मीडिया का जो रवैया है, उससे तो साफ आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको लगता नहीं कि स्थिति कितनी भयावह है? पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, आपने कभी सुना कि 10 पत्रकार या 15 पत्रकार छोड़ दिया हो अपना, ये अपनी नौकरी छोड़ कर निकल गए हो? नहीं, आपने सुना होगा। ये पूरा का पूरा, ये जो लोग उनके साथ हैं और बहुत बेहयाई से उनकी वकालत करते हैं, और मतलब सीधे ऑन स्क्रीन आप वकालत करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तबके को? वो तबका जो भारत में लोकतंत्र के खिलाफ है, और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। भारतीय समाज की जो विषमताएं हैं उसमें है उसकी जड़ें, और जो बाद में अभी बना है जिस तरह का जो कैपिटलिज्म, जिस तरह से ये जिस उपभोक्तावाद जिसको कहते हैं, उसका है। इसीलिए इतनी आसानी से नहीं, और उसी को एड्रेस कर रहे हैं उन्होंने, इसीलिए मुद्दे छोड़ दिए।
वो आप बोल रहे हैं कि 2047 तक मैं जिंदा रहूंगा और मैं रहूंगा, वो रहूंगा शब्द तो पहले ही बोल चुके हैं, उसको ऐड कर लीजिए। आपको सब मिला के कोलाइज उनके सारे भाषणों को एक साथ जोड़ करके अगर आप देखेंगे तो पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी। एक आदमी जो अंतिम चुनाव के मतलब अंतिम भाषण दे रहा हो लाल किले की प्राचीर से, वो कह रहा है कि अगला झंडा मैं ही फहराने वाला हूँ, और उसके बाद वो बाद में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और कैबिनेट की मीटिंग हो रही है तो उसमें कहता है कि 100 दिन का हमने आपको तैयार करना है, ये क्या कहते हैं प्रोग्राम तैयार करना है, और उसके बाद फिर सवा 100 दिन के बारे में बात करता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, काम चलाऊ सरकार है और वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। आप इस तरह की बातें, आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, लेकिन वो खुलेआम कर रहे हैं। और उसके बाद वो घोषणा कर रहा है कि मैं 2045 तक भारत को विकसित करने के लिए आया हूं, और वो भगवान ने भेजा है। मतलब चुनाव का कोई अर्थ नहीं है, मतलब चुनाव तो जो करना है करो, लेकिन हमको जब भगवान ने भेजा है, भगवान ने भेजा है वाला जो उनका ऐलान है वो सीधे सीधे लोकतंत्र को चुनौती है। क्योंकि कोई भी जो डेमोक्रेट होगा, चुनाव के 5 फेज हो चुके हैं और उसमें उस बीच में प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि हमको भगवान ने भेजा, इसका मतलब आप चुनो या ना चुनो। उसके आगे की लाइन तो यही हो सकती है ना कि हमको आपके मत से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं तो कम से कम 4 जून के बारे में जो चीजें बस 2 लाइन कहूंगा कि अगर 4 जून को मतलब 4 जून को अगर उनको सत्ता मिलनी नहीं चाहिए, कायदे से मिलेगी भी नहीं उनको, मतलब उनके बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन अल्पमत में होने के बाद भी आपको याद नहीं हो, याद दिला दूं, गोवा में इलेक्शन हार गई थी बीजेपी, शाम में विजय रैली की, और विजय रैली, चुनाव हार गए हैं, विजय रैली कर दी। तो इसीलिए चुनाव हारे या जीते, विजय रैली होगी दिल्ली में। अगर जीत गए तो दिल्ली में जो है लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे, वो ऐसी रैलियां निकलेंगी। और अगर हार गए तो भी वो नहीं करेंगे, मतलब आसानी से। मैं तो कम से कम 4 जून को बहुत एक वाटरशेड मोमेंट के रूप में देख रहा हूं, चाहे जो भी स्थिति आए, जीते या हारे। जी, कोई भी स्थिति आए, 4 जून बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आप सब जानते हैं रिजल्ट उसी दिन आना है, लेकिन उससे पहले कल 6वें फेज की पोलिंग है और 7वां फेज, आखिरी फेज जो है वो 1 तारीख को है। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट अरविंद केजरीवाल के हिसाब से भी, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से भी। एक यहां पर लिटमस टेस्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि शुरुआत में थोड़ी तकलीफें थी, लेकिन वो तकलीफ अब खत्म हो गई है, यानी दोनों के दिल मिल गए हैं। यह बात कहना है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे खुलासे किए हैं। आज जब इंटरव्यू हमने किया है अरविंद